जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 29 अप्रैल और आज के डिस्कशन एनालिसिस में 3 एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज आर्टिकल्स ज्यादातर जुडिशियल रिफॉर्म से रिलेटेड काफी आए हैं, हिंदू में भी और इंडियन एक्सप्रेस में भी। तो ये दोनों आर्टिकल्स दोस्तों जो हम डिस्कस करेंगे, पहला हिंदू में आया है रीविजिटिंग डेथ पेनल्टी। ये कहीं ना कहीं एथिकल डायमेंशन से भी रिलेटेड है, जुडिशियल रिफॉर्म से भी रिलेटेड है। और अगर हम बात करें, इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर ने लिखा है द रिटर्न ऑफ इंस्टेंट जस्टिस। ये हमारे एथिक्स के कंपोनेंट से रिलेट करता है। तो बहुत रेयर होता है कि हमको कोई आर्टिकल्स मिले जो कि एथिक्स से रिलेटेड हो। आमतौर पर हम रोज देखते हैं कि मोस्टली जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं GS2 GS3 से रिलेटेड होते हैं। तो कभी कभी जब कोई आर्टिकल ऐसा आए जो कि एप्लीकेबल है, चाहे वो एथिक्स में है चाहे वो एसए में है, तो उसको एनालाइज करने में बहुत मजा आता है। और दोस्तों एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द हिंदू एक्सप्लेन्स में से, जो रशिया ने अपनी गैस सप्लाई कट करने का फैसला करा है, खास करके पोलैंड को और बुल्गारिया को, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस है GS2 का कॉम्पोनेंट बनता है। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि इस संडे 1 मई को लाइव टेलीकास्ट होगा सुबह 10 बजे एनवायरमेंट का मैराथन सेशन। तो इसमें जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे यूपीएससी के पेपर में से, वो मनमीत मैम डिस्कस करेंगे। तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन डिस्कशन रहेगी। अगर आप आना चाहते हैं, अगर आप हमारे ऑफिस आना चाहते हैं, खास करके अगर आप ट्राई सिटी में रहते हैं, तो आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। दिए गए नंबर पर एक बार कॉल कर लेना आने से पहले, ताकि आप अपनी सीट बुक करा सकें। तो ये संडे को सुबह 10 बजे लाइव टेलीकास्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। नाउ रीविजिटिंग द डेथ पेनल्टी जुरिस्प्रूडेंस। देखिए अब हमको ये बात पता है, काफी अरसे से हम ये बात सुनते आ रहे हैं कि बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे प्रोग्रेसिव देश हैं, प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैं, जो कि प्रोग्रेसिव होने के साथ साथ उन्होंने अपने देशों में से, अपने कानून में से डेथ पेनल्टी का जो प्रोविजन है वो भी निकाल दिया है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने वो जो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 जो जजमेंट थी, तो वहां पे उस केस के चलते यहाँ पे एक प्रिंसिपल जो निकल के सामने आया था उस जमाने में, रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन का। अब यानी कि अगर हम अगर इसको जनरल समझे तो बात यह आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भाई अगर तो आपने किसी को डेथ पेनल्टी देनी ही है, तो पहले बाकी सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लीजिए कि क्या डेथ पेनल्टी पहला ऑप्शन है, क्या इंसान को मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो रिफॉर्म कर सके। आफ्टर ऑल जो न्याय है, जो जस्टिस है, वो दो किस्म का होता है, एक तो रेट्रीब्यूटिव और एक रिफॉर्मेटिव, राइट। तो ठीक है, आप पनिश करिए किसी को, किसी ने कोई गलती करी है। अब अजमल कसाब ने इतने लोगों को मारा था, लेकिन फिर भी उसको इतने साल के लिए हमने यहाँ पे रखा, बिरयानी खिलाई, करोड़ों के खर्चे करे, लेकिन चलो बाद में उसको डेथ पेनल्टी दी। तो अब ये बात देखिए, अब अगर हम अजमल कसाब को इतने मौके दे सकते हैं, राइट, अब डेफिनेटली कोई भी यहाँ पे, अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें या जुडिशरी की बात करें, तो कोई ये नहीं कहेगा कि अजमल कसाब को भी मौका मिलना चाहिए था कि वो अपने आप को रिफॉर्म कर सके। लेकिन अगर हम जनरल बात करें, आज के टाइम पे कितने लोग हैं जिनको इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है, ठीक है, जिनको इतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं व्हाइल दे आर लॉक्ड अप इन जेल। बहुत सारे जो लोग हैं जिनको डेथ पेनल्टी सुनाई जाती है, ये सोशियो इकोनॉमिक बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। अब यहां पे जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रीन है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंश्राइन करी थी बच्चन सिंह केस के बाद, तो उस डॉक्ट्रीन को क्या हमारे जो ट्रायल स्टेजेस में, चाहे हम अपने लोअर कोर्ट्स की बात करें चाहे हायर कोर्ट्स की बात करें, क्या उस डॉक्ट्रीन को फॉलो किया जा रहा है। तो अभी हाल ही में, कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने, विच वॉज लेड बाय जस्टिस यू ललित, ही डिसाइडेड टू क्रिटिकली एग्जामिन द रूटीन एंड अब्रप्ट वे जिस तरीके से डेथ पेनल्टी कन्विक्ट्स के ऊपर इंपोज करी जा रही है, खास करके जब उनका जो केस होता है ट्रायल स्टेज में होता है, लोअर जुडिशरी के पास होता है। तो चैलेंज जो कोर्ट के सामने आया था, वो था, जो केस कोर्ट के सामने आया था, इरफान वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना था कि क्या कोई ऐसी मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे क्या जरूरी है कि इस केस में गुनहगार को डेथ सेंटेंस ही अनाउंस करना है, क्या कोई ऐसी और अप्रोच नहीं है, कोई और प्रोविजन नहीं है कि उसको हम डेथ सेंटेंस ना अनाउंस करें, कोई और हम उसको सेंटेंस अनाउंस कर दें, ठीक है, कि कैसे जो पूरा का पूरा जस्टिस का प्रोसेस है वो कन्विक्ट सेंट्रिक हो, राइट, नॉट क्राइम सेंट्रिक। नाउ कहने का मतलब यह है कि अगर आपने कैपिटल पनिशमेंट देनी भी है, अगर आपने डेथ पेनल्टी सुनानी भी है, तो क्यों ना वो रेयर हो, रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो, क्यों ना वो फेयर भी हो, और क्यों ना वो जो इंपोजिशन ऑफ डेथ पेनल्टी वो प्रिंसिपल्ड हो। तो कोर्ट का ये कहना है कि वन साइज फिट फॉर ऑल जो अप्रोच है वो हर जगह काम नहीं करती है, और ट्रायल केसेस में जो लोअर कोर्ट्स हैं या अगर हाई कोर्ट की भी बात करें, वहां पे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए जहां पे जो कैपिटल पनिशमेंट है वो सबसे लास्ट ऑप्शन अवेलेबल हो, पहला ऑप्शन नहीं। अब यहां पे बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस की बात करते हैं 1980 का। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ऑफ द आईपीसी, सेक्शन 354 क्लॉज 3।
ये इसकी अकॉर्डिंगली वाइल इंपोजिंग द कैपिटल पनिशमेंट, जो जज है, द जज शुड स्पेसिफाई द स्पेशल रीजंस कि भाई वो कैपिटल जो पनिशमेंट है वो सेंटेंस इंपोज कर रहा है। तो ये बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये जो केस था 1980 में, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सजेस्ट किया था कि जो भी कन्विक्ट है, जो भी गुनेगार है, वो डिजर्व करता है एक मौका कि वो अपने आप को रिफॉर्म कर सकता है, अपने आप को चेंज कर सकता है। तो हर देखिए ये भी डिपेंड करता है, ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। ये सेम चीज शायद अजमल कसाब को लेकर नहीं कही जा सकती थी, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है। अगर किसी इंसान ने कोई क्राइम करा है, मे बी हो सकता है कि उसकी मेंटल कंडीशन अच्छी ना हो, उसके सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, उसने मजबूरी में आके कोई क्राइम कर दिया, राइट, या कोई ऐसी पर्सनल एनिमिटी थी, व्हाटएवर इट माइट बी। बट ऑप्शन यहां पे देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी वो हम यहां पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि क्या सबसे पहला जो बटन है, क्या वो डेथ सेंटेंस का ही अनाउंस करना चाहिए, क्या मौका नहीं मिलना चाहिए कि इंसान अपने आप को रिफॉर्म कर सके। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ठीक है, आपने फांसी की सजा सुनानी है, आपने कैपिटल पनिशमेंट देनी है, दैट शुड ओनली बी इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। जब तक ऑल्टरनेट ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम द डेथ सेंटेंस कोई अवेलेबल नहीं है, तब तक आप इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में एक्सप्लोर करिए। तो बच्चन सिंह का जो केस था, इस हिसाब से दैट दिस रिक्वायर्ड द ट्रायल कोर्ट्स नॉट ओनली टू एग्जामिन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस ऑफ द क्राइम, बट ऑल्सो कंडीशन एंड द रिफॉर्मेबिलिटी ऑफ द कॉन्विक्ट ऑफ द अक्यूज्ड। नाउ जो कोर्ट था उस टाइम पे, कोर्ट ने बच्चन सिंह के केस में यह डिक्लेयर नहीं करा कि जो डेथ पेनल्टी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, लेकिन नेवरदलेस कोर्ट ने यह कोशिश जरूर करी थी कि जो कैपिटल पनिशमेंट का जो रिगरस प्रोसेस है, राइट, इसको कैसे लेसन किया जा सकता है, इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, और कैसे इस प्रोविजन का इनडिस्क्रिमिनेट यूज ना हो, उस चीज को कैसे रोका जा सकता है। तो इस बात की कोशिश कोर्ट ने करी थी। तो बहुत ही ब्रीफली अगर हम बच्चन सिंह के केस की बात करें, बहुत ब्रीफली, तो बच्चन सिंह को कन्विक्ट करा गया था। ही हैड कमिटेड क्राइम, ही हैड कमिटेड द मर्डर्स ऑफ देसा सिंह, दुर्गाबाई एंड वीरान बाई। तो ये जो उनको कन्विक्ट करा गया था बच्चन सिंह को, वो सेशंस कोर्ट ने किया था। तो बच्चन सिंह को डेथ पेनल्टी मिली थी अंडर द सेक्शन 302 302 ऑफ द आईपीसी। तो बच्चन सिंह फिर गए हाई कोर्ट में, उन्होंने अपील किया हाई कोर्ट में अगेंस्ट दिस द डेथ सेंटेंस व्हिच वाज अनाउंस्ड बाय द सेशन कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने उनकी अपील को डिसमिस कर दिया और डेथ सेंटेंस को अपहेल्ड किया। उसके बाद वो गए सुप्रीम कोर्ट के पास। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन निकाली। तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो गए, पिटीशन लेके गए कि क्या जो मेरा केस है, क्या ये अंडर द एम्बिट ऑफ स्पेशल रीजंस अंडर सेक्शन 354 क्लॉज 3 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, क्या ये इस प्रोविजन के अंदर फॉल करता है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, लेकिन डेथ पेनल्टी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया था। नाउ बच्चन सिंह प्रिंसिपल क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप ही ब्रीच करा है? अब यहां पे कुछ बात समझते हैं। देखिए, बच्चन सिंह प्रिंसिपल जो था वो ये कहता था कि कोई भी इंसान है वो रिफॉर्म अपने आप को कर सकता है, डजंट मीन कि वो अपने आप को नहीं सुधार सकता, डजंट मीन कि वो अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। तो इंसान को मौका मिलना चाहिए कि वो एक अच्छा नागरिक बने, अपनी ड्यूटीज निभाए, सोसाइटी के टुवर्ड्स अपनी सिविक ड्यूटीज निभाए। ये सब बातें वहां पे करी गई थी। लेकिन अब अगर हम बात देखें रावजी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1995 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नेचर ऑफ द क्राइम पे डिपेंड करता है, ना कि नेचर ऑफ द गुनेगार के ऊपर, ना कि नेचर ऑफ द क्रिमिनल के ऊपर, कि क्या जो सजा देनी चाहिए वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो यानी कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह डॉक्ट्रिन से ही बैकआउट करके ये बोला कि भाई हम यहां पे गुनेगार को मौका नहीं देंगे, हम ये देखेंगे गुनेगार ने क्राइम कैसा कमिट किया है, उसकी प्रोपोर्शनली उसको सजा सुनाई जाएगी। बेशक अब ये बात 1980 में करी गई थी कि इंसान के अंदर क्षमता है कि वो अपने आप को बदल सकता है, रिफॉर्म कर सकता है। उसके बाद एक और केस था मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 में। कोर्ट ने यह बोला कि इन एडिक्वेसी ऑफ अदर पनिशमेंट्स दैट जस्टिफाइज द डेथ पेनल्टी। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1980 में बच्चन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पहले और ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करिए, अगर और ऑप्शंस नहीं मिलते हैं आपको, आपने कोई पनिशमेंट देनी है, आपने सेंटेंस सुनाना है, तो क्या आपने कैपिटल सेंटेंस ही सुनाना है, क्या आपने कैपिटल पनिशमेंट ही देनी है, आप और ऑप्शंस देखिए। अगर नहीं मिलती है तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आप डेथ पेनल्टी दीजिए। लेकिन यहां पे तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बाकी कोई पनिशमेंट्स हम दे ही नहीं सकते हैं, ये जो क्राइम करा गया है ये तो सिर्फ डेथ पेनल्टी के ही काबिल है। तो यहां पे तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन नहीं आ रही है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट अपनी ही बात से बैकआउट कर रहा है। अब ओवर यूज और मिस यूज, देखिए जब हमारे इंडियन कंटेक्स्ट के एक्सपीरियंस की बात करें, जब भी कोर्ट ने कोशिश करी है कोई बैलेंस बना के रखने की बिटवीन द पीनल प्रोविजंस एंड द लिबर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल्स, तो ऑब्वियसली उस प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन तो कभी कोर्ट ने नहीं करा है। तो कोर्ट ने तो कभी यह भी नहीं कहा कि भी जो डेथ सेंटेंस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है,
ठीक है। अब सेडिशन एक्ट की बात करते हैं। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एनवी रमन्ना, उन्होंने कहा था कि सेडिशन के कानून को तो बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए, अबॉलिश कर देना चाहिए, लेकिन करा तो किसी ने भी नहीं है। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कोई कानून को रद्द करना। चलो आगे पार्लियामेंट का भी रोल आता है, लेजिस्लेचर का भी रोल आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर निर्देश देंगे तो जाके लेजिस्लेचर भी कुछ कर सकता है। बट बहरहाल होता क्या है कि प्रोविजन स्ट्राइक डाउन नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोशिश करते हैं एक बैलेंस बनाकर रखने के लिए, जो भी आपके पीनल प्रोविजंस हैं एंड द राइट्स ऑफ द सिटीजंस। लेकिन होता क्या है, जो बाकी एजेंसीज हैं, द इंस्ट्रूमेंटालिटीज ऑफ द स्टेट, खास करके पुलिस की बात करें, वो इस बात का बहुत नाजायज फायदा उठाती हैं और वो इन प्रोविजंस को मिसयूज भी कर सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल जो जजमेंट थी बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केदारनाथ सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार बैक इन 1962, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ की वैलिडिटी को इंडोर्स किया, प्रमोट किया, बट एक राइडर दे दिया, कंडीशन डाल दी कि भाई ये इन्वोक तभी किया जा सकता है जब इंसाइटमेंट टू वायलेंस है। ठीक है, जब इंसाइटमेंट टू वायलेंस है अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द कंट्री। लेकिन आज के टाइम पे तो सेडिशन के कानून को तो बहुत ही आम यूज किया जाता है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। आपने कोई ट्वीट किया हो, आपने कोई कार्टून बनाया हो, आपने कोई अपने व्यूज प्रकट करे हो सरकार की पॉलिसी के खिलाफ किसी भी फोरम पे, तो आपको एंटी नेशनल कहा जाता है। ठीक है, आपको खान मार्केट गैंग से लेबल किया जाता है। ठीक है, और आपको बहुत तरह इस तरह के वर्ड्स लेबल कि आप पाकिस्तान चले जाइए, ये चले जाइए। तो आज के टाइम पे तो सेडिशन का जो कानून है वो भी कितना मिसयूज किया जाता है। तो ये ओनस जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लाई करता है कि इस तरह के जो कानून है, हम 21वीं सदी के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, है ना, हम 21वीं सदी की बातें करते हैं, न्यू इंडिया की बातें करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि अगर हम 21वीं सदी की तरफ जा रहे हैं, आप अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं, सुपर पावर बनना चाहते हैं, विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो क्या हम इस पुराने कानूनों के साथ आगे प्रोग्रेस करना चाहेंगे? यहां पे ये सवाल हमारे सामने खड़ा उठता है। और ये जो डेथ सेंटेंस का जो जो कैपिटल पनिशमेंट की बात करें, सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, देखिए अब ज्यादातर जो डेथ सेंटेंस सुनाए जाते हैं वो अमीरों को तो नहीं सुनाए जाते हैं, गरीबों को सुनाए जाते हैं। वो अनएजुकेटेड हैं, इलिटरेट हैं, उनके पास कोई लीगल असिस्टेंस भी नहीं होता, लैक ऑफ प्रॉपर डिफेंस मैकेनिज्म भी नहीं होता। ठीक है, और इसी बिकॉज उनके पास एक लीगल असिस्टेंस नहीं है, लैक ऑफ प्रॉपर डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, तो जो मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं वो भी उनके लिए एक्सप्लोर नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, वो अपने आप को वेल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। तो यहां पे वे फॉरवर्ड में अंत में यह बात सजेस्ट करी गई है कि सुप्रीम कोर्ट को फिर से बच्चन सिंह वाला केस उसको रिविजिट करना पड़ेगा और इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि क्या अब समय आ चुका है कि जो डेथ सेंटेंस है, कैपिटल पनिशमेंट है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। आफ्टर ऑल अगर हम एमनेस्टी रिपोर्ट ऑफ 2021 की माने तो 108 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने कानूनों में से डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दिया है। अब ये जो प्रेजेंट मैटर है कि भी जो डेथ पेनल्टी है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, इसको रेफर करना चाहिए एक लार्जर बेंच को, और ताकि इस बात पे जल्द से जल्द फैसला आ सके। इस बात का सुझाव इस आर्टिकल में दिया गया है। तो दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही कम टाइम रह चुका है प्रीलिम्स के लिए। आई एम श्योर आप अपनी कोई ना कोई टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे होंगे, अपने नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे। तो दोस्तों एक हमारा ऑफर चल रहा है, अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो प्रीलिम की टेस्ट सीरीज में देखिए अब इस वक्त आप टाइम है कि आप टेस्ट ज्यादा दीजिए, टेस्ट के थ्रू आप रिवीजन ज्यादा कीजिए। पढ़ लिया जितना भी आपने पढ़ना था, ये अब टाइम कुछ नया पढ़ने का नहीं है, कोई नई बुक्स खोलने का नहीं है, अब अपने आपको टेस्ट करने की जरूरत है। आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, मार्क्स जितने मर्जी आपके मॉक टेस्ट में है वो मैटर नहीं करते हैं, लेकिन अपने आपको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो यहाँ पे 28 टेस्ट हैं दोस्तों, 28 टेस्ट की हमारी टेस्ट सीरीज है स्लीपी क्लासेस की, जिसमें से आपके 12 टेस्ट जो है स्टैटिक रहेंगे, 9 टेस्ट भी अगेन आपके जीएस स्टैटिक रहेंगे, 2 हाफ लेंथ है, 5 फुल लेंथ और एक 1 कंप्लीट टेस्ट है। ठीक है, जिसमें आपके 2020, 21, 22 तीनों सालों के करंट अफेयर्स भी कवर्ड रहेंगे। इसकी कीमत कितनी है? 1999, लेकिन आप कूपन कोड लगा लेना ऑफ 50, तो पहले इसकी कीमत 4000 थी, अब इसकी कीमत 1999 हो चुकी है। तो टेक्निकली जो एक टेस्ट है वो आपको 100 रुपए से भी कम का पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना, इसको देख लेना, अवेल कर लेना अगर आपको ठीक लगे। और उसी तरह से हमारे सारे ही प्रीलिम्स के जो कोर्सेज हैं, प्रीलिम्स 2022 के जो कोर्सेज हैं, चाहे वो जनरल स्टडीज की टेस्ट सीरीज हैं, चाहे वो आपका स्टैटिक सिलेबस है, चाहे वो आपके करंट अफेयर्स हैं, व्हाटएवर जो हमारे कोर्सेज हैं प्रीलिम्स को कैटर करने के लिए, उन सब पे 50% ऑफ चल रहा है। तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं अपना अगला एडिटोरियल, द रिटर्न ऑफ इंस्टेंट जस्टिस, रिटन बाय विभूति नारायण राय। ये एक 1975 बैच आईपीएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड हैं, ये यूपी कैडर में सर्व कर चुके हैं। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे लिखते हैं, कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी कैरी फॉरवर्ड हमारे पिछले एडिटोरियल से ही होती है, पर एक डिफरेंट कंटेक्स्ट में। अब ये कह रहे हैं कि जो क्राइम करने का तौर तरीका है वो बदल रहा है, पनिशमेंट जो आज के टाइम पे दी जाती है वो भी बहुत बदल गई है। ठीक है, द चेंजिंग फेस ऑफ क्रिमिनल क्राइम एंड पनिशमेंट ऑफर्स वेरी फैसिनेटिंग इनसाइट्स अबाउट द चेंजिंग वैल्यू सिस्टम्स ऑफ द सोसाइटी। किसी जमाने में अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, यानी कि आपने शादी करी हुई लेकिन उसके बावजूद भी आपका कहीं बाहर अफेयर है,
या अगर आप लेस्बियन हैं, गे हैं, ट्रांसजेंडर हैं, तो बहुत बड़ा क्राइम माना जाता था। ठीक है, आपको पनिश किया जाता था वहां पे। तब क्या होता था, अगर अगर गांव वालों को पता लगता था कि जी आप लेस्बियन हैं, गे हैं, अगर हम खास करके यूरोपियन सोसाइटीज की बात करें, या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो जो गांव वाले थे वही वहां पे बैठ के आपको सजा देते थे। ठीक है, वहां पे सूली पे चढ़ा देते थे। ठीक है, मार देते थे वहां पे। तब ये जो आज के टाइम पे चलो हाई कोर्ट्स में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स में जाते हैं, लेकिन पहले सजा सुनाने का जो तरीका था वो बहुत अजीबोगरीब था। अब इंस्टेंट जस्टिस की बात आती है, तो इंस्टेंट जस्टिस साउंड करने में तो बुरा नहीं लगता। देखिए हमारे यहाँ पे तो रिकॉर्ड है इंडिया में कि यहाँ पे कोई केस चले तो उसको 10 साल, 20 साल, 25 साल लग जाते हैं। ठीक है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बट इंसाफ मिलता नहीं है ना। वो एक बहुत फेमस डायलॉग भी है मूवी का। बट अब सवाल ये आता है कि इंस्टेंट जस्टिस सोसाइटी के द्वारा देना, कि भाई आज आप बोले कि भी आज किसी ने ये क्राइम करा है तो उसको मैं गोली मार दूं क्योंकि उसने मेरे किसी नोन बंदे को गोली मारी थी और वहां पे हो गया, इंसाफ मिल गया। तो क्या ये सही बात है? क्या ये सिविलाइज सोसाइटीज की निशानी है? क्या ये प्रोग्रेसिव सोसाइटीज की निशानी है? नहीं है ना। अब आज के समय में अगर आज के टाइम की बात करें, सिविलाइज सोसाइटीज की बात करें, डेमोक्रेसीज की बात करें, तो आपने चाहे जितना मर्जी आपने कोई ग्रेव क्राइम करा हो, हमने दिया ना, अजमल कसाब को भी मौका दिया था, उसको बिरयानी खिलवाई, उसको इतने करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च करे, जेल में रहा वो। तो हम तो देखिए राइट्स ऑफ द, जो लोगों के जो राइट है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, हम तो वो देते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी में अगर आपने क्राइम कमिट करा है कि नहीं करा, लेकिन जब तक आप प्रूव नहीं कर पाते, जब तक आपके ऊपर वो चार्जेस जो एलिगेशंस है जब तक वो प्रूव नहीं हो पाते, आप इनोसेंट माने जाते हैं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ठीक है, तो एक ज्यादा सिविलाइज सोसाइटी को जरूरत है ज्यादा कंपैशन के लिए, ठीक है, टुवर्ड्स इट्स पीपल। अब सिविलाइज सोसाइटीज की बात करें, देखिए फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो ऐसी कंट्रीज हैं जो प्रोग्रेसिव हैं, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में टॉप करते हैं, उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट को अबॉलिश कर दिया है। अभी हमने पिछले एडिटोरियल में भी बात पढ़ी, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट क्या बोलती है कि भाई 108 देशों ने कैपिटल पनिशमेंट अबॉलिश कर दी है। यहां पे हमारे यहां पे कहने को तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टांसेस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है, लेकिन वो भी अभी हमने पढ़ा कि उस प्रिंसिपल को भी वायलेट किया जा रहा है कितने कितने टाइम से। तो जो सिविलाइज सोसाइटीज हैं, दे हैव ऑफन रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड एज पार्ट्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस। ठीक है भाई, उसने क्राइम करा होगा लेकिन अपने आप को वो डिफेंड कर सकता है। ठीक है, तो इंस्टेंट जस्टिस, देखिए इंस्टेंट जस्टिस को हमने कंफ्यूज नहीं करना। इंस्टेंट जस्टिस साउंड करने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भी इंसाफ मिला, ठीक है, हमको इतने साल, 10 साल, 15 साल कोर्ट में नहीं लगाने पड़े। लेकिन इंस्टेंट जस्टिस जो फ्यूडल टाइम्स में, मिडीवल टाइम्स में होता था कि भी आपको गोली मार दी, आपको फांसी पे चढ़ा दिया बिना किसी जुडिशियल प्रोसेस के, वो इंस्टेंट जस्टिस का जो प्रोसेस है वो अब आज के टाइम पे सिविलाइज सोसाइटीज में नहीं होता। आज के टाइम पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है। ठीक है जी। नाउ अब आज के टाइम पे बुलडोजर पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, अब आज के टाइम में बुलडोजर आ चुका है, तो देखिए अब दिल्ली से लेकर कर्नाटका तक, गुजरात से लेकर असम तक बहुत कम्युनल दंगे हो रहे हैं। रामनवमी पे हुए थे, हनुमान जयंती पे हुए थे। अब भाई अगर किसी ने आपको मारा तो आप उसकी दुकान को बुलडोज कर दो, दुकान को आग लगा दो। अगर खास करके वो किसी कम्युनिटी को बिलोंग करता है तो वो भी बात सही नहीं है। ठीक है, किसी ने आपको मारा, किसी ने आपको इंस्टिगेट किया, भड़काया, तो लेट द जुडिशरी डिसाइड दैट ना, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। अब अगर आपको पेशेंस नहीं है, अगर आपको फेथ ही नहीं है जुडिशियल सिस्टम में, और आप चाहते हैं कि कानून को आप अपने हाथ में ले लें या पुलिस कानून को अपने हाथ में ले ले, तो वो बात भी सही नहीं है। ठीक है, इस आर्टिकल को एथिकल डायमेंशन से ध्यान से समझिए, बिकॉज ये एथिक्स रिलेटेड है। अब इंस्टेंट जस्टिस ये लोगों के माइंडसेट में बहुत एंट्रेंस्ड है, डीपली एंट्रेंस्ड है। अब एक बड़ी फनी बात है, राम मनोहर लोहिया ने आज काफी साल पहले एक बात कही थी कि हम लोग भी बहुत फनी हैं, हम लोग बहुत अजीब हैं। ठीक है, हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम किसी ऐसे गुंडे को अपोज करें जो कि हमारे मोहल्ले में, नेबरहुड में कोई गुंडा है जो कि लोगों को तंग करता है, ठीक है, सताता है, हम उसको कन्फ्रंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे आपका किसी ने पॉकेट मार लिया, आपका किसी ने पर्स चोरी कर लिया, तो उसको आप बहुत पीटते हैं, सारे इकट्ठे होकर उसको फिर पीटते हैं, वीडियो बनाते हैं, वायरल होता है कि देखो उसने चोरी करी, ये करा, वो करा। तो बात उन्होंने कितने साल पुरानी, ये देखिए 60 साल पहले उन्होंने बात करी थी, लेकिन आज के टाइम पे भी ये ट्रू है, रेलेवेंट है। ठीक है, अब लोगों को लगता है कि भी अगर किसी ने हमारी पॉकेट मारी है, किसी ने हमारा पर्स चोरी करा है, वो टेवर इट इज, आज के टाइम पे क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, तो उसको अगर हम मारेंगे, पीटेंगे, वहां पे इंसाफ मिल जाएगा कि उसने गलती करी, उसको सजा मिल गई, इंसाफ मिल गया। बट ये सिविलाइज सोसाइटी की निशानी तो नहीं है ना। उसी तरह से अगर हम पुलिस की बात करें, तो आज के जमाने में पुलिस भी अपना, अब यहाँ पे देखिए, अब इन्होंने उत्तर प्रदेश में सर्व किया था, तो ये यूपी के में जो आज के टाइम पे जो सीन हो रहा है एनकाउंटर से, उसकी बात कर रहे हैं। तो पुलिस आज के टाइम पे दे हैव बीन गिवन द रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटर, जज एंड एग्जीक्यूशनर, और वो बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं स्टेटस को। ठीक है, यहां पे ये बात कह रहे हैं कि चलो यूपी में नहीं, और भी बहुत सारे राज्यों में ऐसी बात देखने को मिली गई है कि बहुत सारे लोग जो कि अभी डिक्लेयर नहीं करे गए हैं कि वो गिल्टी हैं, गुनहगार हैं कि नहीं है, लेकिन उनको बहुत सारे ऐसे पनिशमेंट्स मिली हैं, फेक एनकाउंटर्स में मारे गए हैं, काफियों को ऐसे एनकाउंटर्स करे गए जहां पे उनके लातों पे गोलियां मारी गई हैं। तो ये बातें सही नहीं है। इंस्टेंट जस्टिस की बात आ जाती है कि भाई आप लोगों को मार दीजिए, उसने आपके किसी नोन को मारा था, आपके किसी रिश्तेदार को मारा था, आपको इंसाफ मिल जाएगा, तो ये बात सही नहीं है।
अब क्या लोगों को मजा आता है क्रूअल्टी को सपोर्ट करने में? यहां पे कॉलमनिस्ट जो हैं एक और एग्जाम्पल कोट करते हैं। वो ये कहते हैं कि कुछ साल पहले कुछ यंगस्टर्स थे जिन्होंने बहुत एक गलत बात करी थी। उन्होंने एक डॉक्टर को सेक्सुअली असॉल्ट किया था और उसका मर्डर कर दिया था। अब हुआ क्या, बाद में उन यंगस्टर्स को, चलो अब उन्होंने क्राइम किया, बहुत ग्रेव क्राइम था, लेकिन लेट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लेट द कोर्स ऑफ लॉ टेक इट्स प्लेस। ठीक है, कानून है यहाँ पे ना, तो जो भी प्रोविजंस होने थे कानून के द्वारा वो होने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या, उनको जेल से बाहर निकाला गया और पुलिस ने उनको बहुत ही एक ग्रेव मैनर में किल कर दिया। ठीक है, तो यहां पे कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि उनको इस तरीके से मारा गया था कि लोगों का जमीर जाग उठे, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी का जमीर जाग उठे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री जो हैदराबाद के लोग थे उन्होंने इस बात पे बहुत खुशी मनाई, बहुत जश्न मनाया। ठीक है, तो यहां पे सवाल खड़ा उठता है कि लोगों का भरोसा क्या कानून के ऊपर नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर नहीं है, जो उनको इस बात का मजा आ रहा है कि हाँ वो डिजर्व करते थे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो यंगस्टर्स हो, चाहे वो किसी भी एज के हो। अगर लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं कि हाँ वो डिजर्व करते थे, डिजर्विंग थे, उनको सजा मिली, पुलिस ने मार दिया, कि कानून में अगर हम जुडिशरी में चले जाते तो वहां पे बहुत साल लग जाने थे, 10 साल 20 साल, तो क्या इस बात की एक्सेप्टेंस हमारे लिए अच्छी बात है? तो ये यहां पे सवाल खड़ा उठता है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए यहां पे ये बात आती है कि द स्टेट ऑल्सो अपीयर्स टू बी वेरी हैप्पी अबाउट दिस अनसिविल एक्सेप्टेंस। लोग तो खुश हो रहे हैं लेकिन स्टेट भी बहुत खुश हो रही है। अब यहां पे टाइम, अब यहां पे ये आ चुका है, देखिए अब स्टेट को भी इस बात की खुशी है कि चलो पुलिस को और एम्पावर कर दो, अगर फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे ये सवाल खड़ा उठता है कि क्या अब वो समय आ चुका है कि वी एज अ नेशन नाउ वी हैव टू चूज बिटवीन नंबर 1 एन एक्सपेंसिव सिविलाइज्ड जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम और अ ब्रूट ट्रेडिशन जहां पे पुलिस विल डॉन द कैप ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, जज एंड द हैंगमैन। तो क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर्स बहुत ज्यादा देना पुलिस को, क्या ये सही बात है, या हम इन्वेस्ट करें एक एक्सपेंसिव सिविलाइज्ड जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम में जो कि क्विकली और स्विफ्टली जस्टिस दे सकता है? ठीक है, तो यहां पे जो बुलडोजर ये जो यहां पे एंड में कंक्लूड करते हैं, जो बुलडोजर कल्चर है, जहां पे आज हम देख रहे हैं जहांगीरपुरी हो, ठीक है, खारगोन हो मध्य प्रदेश में, कि वहां पे लोगों की बस्तियों को, दुकानों को बुलडोज किया जा रहा है, तो ये हमारी इंडियन स्टेट को एक अनसिविलाइज और बार्बरिक स्टेट की इमेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो भी हमने आज पिछले 75 ईयर्स में गेन करा है अपने संविधान के थ्रू, वो हम सब लूज आउट कर जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट जो एडिटोरियल रहेगा, तो ये एक्सप्लेनर सेक्शन में आया था हिंदू के, तो रशियन रोलेट विद द गैस सप्लाईज, किस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं? देखिए जो गैसप्रोम है, जो कि रशियन एनर्जी कंपनी है, जो कि नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करती है, उसने ये फैसला किया कि हम जो गैस सप्लाईज है बुल्गारिया और पोलैंड को नहीं सप्लाई करेंगे। ठीक है, बुल्गारिया पोलैंड दोनों नेटो मेंबर्स हैं। अब पोलैंड और बुल्गारिया दे हैव अक्यूज्ड के भाई, अब वो उन्होंने क्यों बंद करा है? बिकॉज रशिया का ये कहना, व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है कि ये जो देश है ना, ये बहुत सपोर्ट कर रहे हैं नेटो को, ये बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका की सैंक्शंस को। ठीक है, और व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि भाई अगर आपने हमसे गैस लेनी है ना तो हम डॉलर्स में नहीं लेंगे। ठीक है, हमारे ऊपर आपने सैंक्शन लगाइए, कोई बात नहीं, सैंक्शन लगाते रहिए। अगर आपने हमसे गैस बाय करनी है ना तो हमको हमारी करेंसी में, रूबल्स में पे करिए, नॉट इन डॉलर्स। लेकिन पोलैंड और बुल्गारिया का ये कहना है कि ये तो आपके कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो रहा है, जो आपके साथ रशिया की सरकार के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वहां पे तो इस बात का फैसला पहले ही किया गया था। अब ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट यूक्रेन की लड़ाई के आसपास साइन किया गया था, ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत पहले साइन किए जाते हैं। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना। यहां पे ये डिसाइड किया गया था जो पेमेंट्स हैं वो या तो यूरोज में दी जाएंगी या डॉलर्स में दी जाएंगी। तो रशिया के प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये तो अनफ्रेंडली फॉरेन बायर्स हैं। ठीक है, ये तो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, नेटो को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेटो मेंबर्स भी हैं, कि चलो देखते हैं कि कितना टाइम ये हमारे नेचुरल गैस के बिना रह सकते हैं, कितना टाइम तक ये अमेरिका को सपोर्ट करेंगे। तो व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है इनडायरेक्टली कि कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं ये वापस हमारे पास आएंगे हाथ जोड़ते और हमसे फिर से गैस मांगेंगे और हमको हमारी ही करेंसी में देंगे। ठीक है, अब लेकिन अब यहां पे अगर हम बात करें, इतना आसान काम भी नहीं होने वाला। अब बिकॉज यूरोपियन यूनियन की जो डिपेंडेंसी है रशियन गैस के ऊपर वो बहुत ज्यादा है। 40% से ज्यादा जो गैस यूरोप में आती है वो रशिया से आती है और वो बहुत सस्ते दाम में आती है, चीप पड़ती है। ठीक है, अब कतर से गैस मंगाना या अमेरिका से गैस मंगवा सकते हैं यूरोप, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो महंगा बहुत पड़ेगा। पोलैंड को 40% ऑफ द नेचुरल गैस जो है रशिया से आती है। बुल्गारिया की बात करें 77% ऑफ द नेचुरल गैस जो है वो रशिया से आती है। हालांकि बहुत सारे जो देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, वो आने वाले समय में 4-5 साल में कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो उनकी डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर बिल्कुल कम हो जाए। ठीक है, कैसे वो जो गैस सप्लाईज है बाकी देशों से सिक्योर कर सकें। तो अभी तो वो नॉर्वे से और अल्जीरिया से, नॉर्थ अफ्रीका से सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा एकदम से। अगर आज रातों रात बोले कि रशिया ने गैस सप्लाई कट कर दी है तो हम कहीं और से सिक्योर करें, इट्स गोना टेक टाइम। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत टाइम लगेगा, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। नाउ व्हाई हैज रशिया टारगेटेड पोलैंड एंड बुल्गारिया? ठीक है, तो पोलैंड जो है दिस इज अ मेजर गेटवे फॉर द सप्लाई ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर टू यूक्रेन। ठीक है जी, तो पोलैंड जो है टैंक्स भेज रहा है यूक्रेन को। ठीक है जी,
और जस्ट बिफोर द गैसप्रॉम्स एक्शन इट हैड अनाउंस्ड अ फ्रेश सेट ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट द कंपनी एंड अदर रशियन बिजनेसेस एंड ओलिगार्क्स। पोलैंड ने अनाउंस की थी सैंक्शंस, ठीक है। तो पोलैंड ऑब्वियसली अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका की सैंक्शंस पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से जो बुल्गारिया है, बुल्गारिया भी अमेरिका की सैंक्शंस को सपोर्ट कर रहा है विच इज अगेंस्ट रशिया, ठीक है। बुल्गारिया एक नेटो मेंबर भी है, तो बुल्गारिया होस्ट भी कर रहा है बहुत सारे जो वेस्टर्न फाइटर जेट्स हैं, जो अमेरिकन और यूके फाइटर जेट्स हैं, एट अ न्यू नेटो आउटपोस्ट जो कि ब्लैक सी कोस्ट में लाई करता है, ठीक है। तो बुल्गारिया भी ब्लैक सी कोस्ट में आता है। चलिए, नाउ what could happen if Russia shuts gas supplies to more countries? देखिए, यूरोप की जो नेचुरल गैस है वो तीन मेजर सोर्सेज से आती, तीन मेजर कंट्री से आती, तो रशिया से, एक नॉर्वे से और एक अल्जीरिया से जो नॉर्थ अफ्रीका में है। अब रशिया की यूक्रेन के इन्वेजन तक रशिया से लगभग 40% से ज्यादा जो गैस इंपोर्ट्स हो रहे थे यूरोप में। अब जो डिपेंडेंसी है रशिया गैस के ऊपर वो वेरी करती है। फिनलैंड जो है 94% ऑफ द गैस सप्लाईज रशिया से मंगवाता है। अगर हम बात करें नेदरलैंड्स की, तो नेदरलैंड्स भी 10 से 11% जो गैस सप्लाई होती है वो रशिया से होती है। तो ये रेंज करती है फ्रॉम फिनलैंड टू नेदरलैंड्स, डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज है वो, ठीक है। लेकिन इस बात में तो कोई शंका नहीं है, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि ये जो डिसरप्शन इन सप्लाईज आएगा इसके चलते महंगाई बढ़ेगी, और हो सकता है जो बहुत अमीर देश है यूरोपियन यूनियन के, जर्मनी है, फ्रांस है, वहां पे रिसेशन भी आ सके, बिकॉज बहुत ही ज्यादा क्रिटिकली डिपेंडेंट है। जो नेचुरल गैस रिजर्व्स की बात करें, जर्मनी, फ्रांस, इटली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रशियन गैस के ऊपर। वो जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है इसके बारे में हमने पहले भी बहुत डिस्कस किया था। तो देखिए यहां पे डिपेंडेंसी की बात करते हैं, जो शेयर ऑफ गैस सप्लाई है फ्रॉम रशिया, तो फिनलैंड की बात करें जैसे अभी मैंने बोला था 94%, और रोमेनिया की बात करें तो 10%। तो ये वेरी करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ठीक है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी भी लगभग 49%, ग्रीस 51%। तो देखिए आधे से ज्यादा रिक्वायरमेंट जो गैस की है जर्मनी की, ग्रीस की, वो भी रशिया से ही हो रही है। नाउ अब यूरोपियन यूनियन की स्ट्रैटेजी क्या रही है कि अपनी डिपेंडेंसी को रशियन गैस के ऊपर कम करने का। देखिए अब यूरोपियन यूनियन क्या ट्राई कर रहा है, रशियन जो सप्लाईज है उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए नॉर्वे से और नॉर्थ अफ्रीका से यानी कि अल्जीरिया से गैस इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये क्या एडिक्वेट होगा रशियन डिपेंडेंसी को बिल्कुल जीरो बनाने के लिए? ये एडिक्वेट नहीं होने वाला, ठीक है, टाइम लगेगा। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है? लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ये कि कैसे जो एलएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टर्मिनल्स हैं, वो कितनी जल्दी वो अमेरिका में और मिडिल ईस्ट में बिल्ट अप कर सकते हैं। जिसके देखिए अभी तो पाइपलाइन के थ्रू गैस आती है ना, तो पाइपलाइन के थ्रू गैस जो रशिया से आती है, हम नॉर्थ स्ट्रीम 2 की बात करें तो वो सस्ती है, वो चीप है, वो ज्यादा महंगी नहीं है। लेकिन अमेरिका से और मिडिल ईस्ट से जो गैस मंगवानी है, वो उसके जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई होगा, इतना आसान नहीं होने वाला, ठीक है। Now, the average European consumer is currently the primary beneficiary of cheap Russian gas. ठीक है। अब अगर अमेरिका से या कतर से हम गैस मंगवाते हैं, जो एलएनजी टर्मिनल्स बनाएंगे, इसको टाइम लगेगा और ये बहुत एक्सपेंसिव होगा। सो अगेन बात लॉजिस्टिकल कॉस्ट की आ जाती है। अब रशिया ने तो चलो, व्लादिमीर पुतिन तो कह दिया कि जी हम गैस सप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? अब अगर कल को यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, कल को वाकई में वो अपनी डिपेंडेंसी रशिया पे जीरो कर लेते हैं, तो रशिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी, रशिया के लिए बहुत नुकसान होगा। रशियन इकोनॉमी, अगर यूरोपियन यूनियन डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, तो जो रशियन इकोनॉमी है वो भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है गैस एक्सपोर्ट्स के ऊपर। इनफैक्ट 40% ऑफ द रेवेन्यू, 40% ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व जो रशिया में आते हैं वो उनके गैस एक्सपोर्ट्स के द्वारा आते हैं, ठीक है। नाउ अगर, लेकिन काउंटर फायर भी, अगर दूसरी बात यहां पे ये भी है, पर अगर ये जो मूव है व्लादिमीर पुतिन का, देखिए दोनों तरफ जा सकता है, व्लादिमीर पुतिन के फेवर में भी यानी कि रशिया के फेवर में और रशिया के अगेंस्ट भी। लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन जो देश है वो मजबूर हो जाते हैं, तो व्लादिमीर पुतिन थोड़ा बेसिकली टेस्ट करना चाह रहे हैं कि चलो देखते हैं कि जर्मनी, फ्रांस, बुल्गारिया, पोलैंड कितने टाइम तक, कितने समय तक हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। कि आना तो हमारे पास ही है, ठीक है, लौट के तो हमारे पास ही आएंगे, जहां मर्जी वो नाराज होकर भी जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज मजबूरन हाथ जोड़ के बोले व्लादिमीर पुतिन को, जी हमको गैस चाहिए, कोई बात नहीं, अब रूबल्स में ले लो, हम नहीं देंगे आपको यूरो, नहीं देंगे आपको डॉलर्स। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन बैकफायर भी हो सकता है, बिकॉज एट द सेम टाइम अगर कल को जाके आने वाले 4-5 साल में जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस, फिनलैंड, ये सब अमेरिका से या कतर से गैस इंपोर्ट करना शुरू करते हैं, बेशक वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर हमको 4 पैसे ज्यादा भी देने पड़े नो प्रॉब्लम, लेकिन हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं बनाएंगे, तो अगेन ये फिर रशिया के फेवर में बात नहीं जाएगी। चलिए, सो दोस्तों जाने से पहले यूपीएससी का एक प्रीवियस क्वेश्चन 2011 में आया था ये, अ कंपनी मार्केटिंग फूड प्रोडक्ट्स, ये साइंस एंड टेक में से, अ कंपनी मार्केटिंग फूड प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजेस दैट इट डू नॉट कंटेन ट्रांस फैट्स।
तो कंपनी एक कंपनी है जो कि फूड प्रोडक्ट्स को मार्केट करती है, उसके एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा होता है कि भाई इसमें ट्रांस फैट नहीं है। व्हाट डज दिस कैंपेन सिग्निफाई टू द कस्टमर्स? ऑप्शन 1 यानी कि स्टेटमेंट 1, द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। नंबर 2, द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ एनिमल फैट और ऑयल्स। नंबर 3, द ऑयल्स यूज्ड आर नॉट लाइकली टू डैमेज द कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर्स। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और क्वेश्चन framed from the editorials, instant justice makes an individual barbaric, ठीक है, हैवान जिसको हम कहते हैं, and similarly instant justice makes a society also barbaric। क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए इसको 250 शब्दों में। और सेकंड ऑप्शन है, will it be amoral, ठीक है, to declare death penalty as unconstitutional। इसको 200 शब्दों में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों आज के डिस्कशन एनालिसिस में इतना ही, मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।